नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार बच्चों की अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जिसमें बच्चों को इंग्लिश काफी परफेक्ट इसमें हो जाएगी और आपको बता दें कि ये कोर्स मुफ्त है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों की इंग्लिश को मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आई है। इससे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी और इसी के साथ दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 1 साल में 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में दिल्ली में 50 सेंटर खोले जा रहे हैं और 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा। इवनिंग और वीकेंड कोर्स की सुविधा भी होगी। जो हैं उनका हाथ अंग्रेजी में तंग होता है, अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते और इस वजह से कई बच्चे ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से जो जिनके पास सुविधाएं हैं उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए कमज़ोर है उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फ़ेज़ 1 में हम 1 लाख बच्चों को अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरे दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज़ में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफ़ी तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में जो है दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है लेकर आने वाली है दिल्ली के बच्चों के लिए। तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं बेहतर कदम उठाती हुई नज़र आ रही है और जिस तरीके से सीबीएसई के भी रिजल्ट आए हैं 12वीं के, उसको लेकर भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार जो है वो अब बच्चों के लिए स्पीकिंग कोर्स की बात करें तो वो खोलती हुई नज़र आ रही है और लगातार ये कोर्स जो है वो निःशुल्क रखा जाएगा। मगर शुरुआती दौर के अंदर ही जैसे ही एडमिशन लिया जाएगा तो उस समय 950 रुपए जमा करवाए जाएंगे ताकि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये 950 रुपए जो है वो वापस उन बच्चों को दे दिए जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे कहें तो दिल्ली सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या फिर जिनकी इंग्लिश कमजोर है या फिर स्पीकिंग जो कोर्स है, यानी कि जो इंग्लिश बोल नहीं पाते या फिर इंग्लिश की वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है या फिर कहीं दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है और दिल्ली के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए लगातार प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा है उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं युवाओं को जो कमी, इंग्लिश की कमी होती थी या फिर कहें जब आगे जॉब के लिए जाते थे तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे जी, या फिर कहें इंग्लिश उनकी इतनी हार्ड नहीं होती थी जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती थी। मगर दिल्ली सरकार अब कहीं ना कहीं बेहतर कदम उठा रही है और जिस तरीके से ये कोर्स करवाया जाएगा और उसके अंदर शुरुआती दौर के अंदर 50 सेंटर खोले जाएंगे और ये भी कोशिश की जाएगी कि लगातार बच्चों की जो पढ़ाई है या फिर कहें कोर्स होगा, यानी कि स्पीकिंग कोर्स जो होगा वो लगातार लगभग सुचारू रूप से चालू रहे और कोई भी बच्चा जो है वो बीच में
छोड़कर ना जा पाए, क्योंकि जो 950 रुपए रखे गए हैं वो इसीलिए रखे गए हैं ताकि कोई भी बच्चा जो है वो बीच में से छोड़कर पढ़ाई ना कर सके, उस पढ़ाई को ना छोड़े, और कोर्स जो छूटेगा तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और जो नए बच्चे होंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हुई नजर आएंगी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है तो आने वाले क्षेत्र के अंदर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। जी राजीव, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा? देखिए, इसकी बात करें इस कोर्स की तो लगातार कोर्स के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार 50 सेंटर शुरुआती दौर के अंदर खोले जाएंगे और पूरे एक साल के अंदर 1 लाख सेंटर खोलने की बात की जा रही है। यहाँ पर बात करें उम्र सीमा की तो कहीं ना कहीं 18 से लेकर 35 साल के जो युवा होंगे वो इसके अंदर अपना कोर्स कर सकते हैं, और जिनकी इंग्लिश कमजोर है या फिर कहीं किसी भी कारण से वो इंग्लिश नहीं उनकी बेहतर हो पाई, उसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें युवाओं जब 12th के बाद में या फिर कहें ग्रेजुएशन के बाद में कहीं ना कहीं जॉब लेने जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश की समस्या होती है या फिर कहें और लैंग्वेजों की समस्या होती है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए दिल्ली सरकार इस तरीके के प्रयास लेके आई है और लगातार निःशुल्क रखा गया है ये कोर्स। मगर जो 950 रुपए शुरुआती दौर के अंदर जो एडमिशन चार्जिंग रखी गई है वो भी उनको रिफंडेबल कर दी जाएगी, यानी कि वो 950 रुपए भी उनको कोर्स कंप्लीट होने के बाद में वापस दिए जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से दिल्ली सरकार बेहतर कोशिश कर रही है, स्कूलों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, और जो सरकारी स्कूल जो पहले हुआ करते थे जिनके अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए परिजन जो है वो नहीं भेजते थे, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेजते थे, मगर अब वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बच्चे भी जो है सरकारी स्कूलों के जो है वो बेहतर अंक प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है और कल प्रेस वार्ता की गई जिसके अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा कदम उठाने की बात की गई है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा बेहतर कोशिश की जाएगी, तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर शिक्षा जो है या फिर कहें बच्चों की जो शिक्षा कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव, 18 से लेकर 35 साल के लोग जो हैं इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, तो इन लोगों में किस तरीके का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें 18 से 35 साल के जो युवा हैं या फिर कहें जिस तरीके से जॉब नहीं मिल पाती थी ये इंग्लिश की वजह से या फिर कहें लैंग्वेज की वजह से, तो कहीं ना कहीं उनको जो समस्या है वो दूर होती हुई नजर आई। और कल जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी घोषणा की है। जैसे ही ये घोषणा की कैसे जानकारी युवाओं तक पहुंची तो उनके अंदर भी जो लगा कि हाँ वाकई में ही दिल्ली सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कदम उठाती हुई नजर आ रही है, और जिनकी इंग्लिश कमजोर थी या फिर कहें जो सरकारी स्कूल के अंदर जो पहले पढ़ पाए थे और उनकी जॉब नहीं मिल पा रही थी या फिर कम इंग्लिश की वजह से या फिर कहें कम इंग्लिश जानकारी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो जॉब थी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी, अब वो दोबारा से कोर्स कर सकते हैं। और इसको लेकर दिल्ली के अंदर शुरुआती दौर के अंदर 50 सेंटर खोले जाएंगे ताकि किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। मगर यहाँ पर बात करें फीस की तो फीस भी निःशुल्क रखी गई है, सिर्फ 950 रुपए भी वो भी इसलिए रखे गए हैं ताकि कोई भी युवा जो है वो बीच में से अपना कोर्स ना छोड़ सके, क्योंकि अगर कोर्स छोड़ता है बीच में तो कहीं ना कहीं जो क्लासेज चलती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। इसीलिए 950 रुपए रखे गए हैं ताकि अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको वो वापस भी दिए जाएंगे। जी राजीव, ये कोर्स जो है जिस तरीके से एक साल में 1 लाख बच्चों को ये कोर्स करवाया जाएगा, तो ये कोर्स कितना, इसकी अवधि क्या रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से एक साल के अंदर ये कोर्स कराया जाएगा और इसके अंदर लगातार 1 लाख बच्चों को भी कोर्स कराया जाएगा, तो लगातार ये भी कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा इस कोर्स को और ज्यादा शॉर्ट टर्म किया जाए, यानी कि अगर साल भर में किया जाता है तो आने वाले समय के अंदर अगर इसकी प्रोग्रेस अच्छी मिलती है तो कहीं ना कहीं इसको 6 महीने के लिए भी किया जा सकता है और कम घटाया जा सकता है, ताकि बच्चों के अंदर जल्दी से जल्दी जो है या युवाओं के अंदर जल्दी से जल्दी जो है वो इंग्लिश के माध्यम से या फिर कहें जो उनकी कमजोरी है उसको दूर किया जा सके। मगर लगातार दिल्ली सरकार जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रयास कर रही है तो उसके अंदर लगता है कि दिल्ली सरकार के जो कदम है वो कहीं ना कहीं बेहतर होते नजर आएंगे और दिल्ली से ये जो सरकारी स्कूल हैं उनको एक रोल मॉडल के तौर पर रखा जाएगा, ताकि दिल्ली के जो स्कूल हैं उनके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर जॉब के अंदर या फिर बेहतर क्षेत्र के अंदर अपने आप को मुकाम हासिल कर सके और दिल्ली सरकार का भी नाम होता हुआ इसमें नजर आएगा। जी राजीव, जिस तरीके से ये कोर्स जो है दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो कब तक ये कोर्स जो है शुरू हो जाएगा?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोर्स की शुरुआत की, तो यहाँ पर कोर्स के लिए अभी दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया है, और उसको लगता है कि लगभग अगस्त के अंदर या फिर कहें सितंबर के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो एडमिशन चार्जिंग है या फिर कहें एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी, वो भी लगभग अभी ये बताई जा रही है कि ऑनलाइन के माध्यम से इसको रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और ऑनलाइन के माध्यम से ही 950 रुपए जो है वो जमा कर सकते हैं। और लगातार फीस भी अभी इन्होंने कोई जो चार्जिंग रखी है वो भी इतनी कोई बड़ी नहीं है जिसको कोई भी गरीब क्लास का बच्चा जो है या फिर कहे मिडिल क्लास का बच्चा जो है या युवा जो है वो जमा ना कर सके। मगर यहाँ पर बात करें उनको ये पैसे वापस भी मिलेंगे, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी दी गई है। पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो जानकारी होगी या फिर इंग्लिश जो कोर्स होगा उसको हार्ड किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत न आए, और उनकी जो नॉलेज है या फिर बोलने की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर नहीं हो, और लगातार कहीं ना कहीं बड़े क्षेत्रों के अंदर जाके वो अपनी जॉब हासिल कर सके। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है उसके अंदर देखते हुए लगातार युवा जो है इस जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के इस फैसले से संतुष्ट भी होते नजर आ रहे हैं। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने दिल्ली की तरह ही पंजाब राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब की आप सरकार ने यहां की जनता को फ्री बिजली देने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है, और सर्कुलर के तहत हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस तरह एक बिल में 600 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और गौरतलब है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार पंजाब विधानसभा के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। आखिरकार भगवंत मान सरकार ने पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली देने का फैसला ले लिया, जो उन्होंने पूरा करके दिखा दिया है। आपको बता दें कि फ्री बिजली देने का सर्कुलर जारी कर पंजाब की आप सरकार अपने वादे पर खरी उतरी है। सर्कुलर में कहा गया है कि पंजाब की जनता को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हमने एक बिल में 600 यूनिट फ्री दिए जाने का प्रावधान ही है, और इसके साथ ही जनरल वर्ग के 600 से ज़्यादा यूनिट आने पर सभी यूनिट का खर्चा उपभोक्ता को देना पड़ेगा। इससे एसएससी, बीसी, स्वतंत्रता सेनानी और जिन लोगों को पहले 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा था वो भी फ्री बिजली के हकदार होंगे। अब उनके 300 प्रति यूनिट बिजली और एक बिल में 600 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके लिए अलग से फॉर्म भी जारी किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने चुनावी एक वादा किया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, और कहीं ना कहीं वो वादा जो है पूरा हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिएगा हम कहें कि ये सबसे पहला वादा था। अगर हम कहें कि पंजाब के लोगों को, जब कहें कि इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ आए थे, खुद साथ में उनके साथ स्टेज पे भगवत मान थे, हरपाल चीमा थे, उस वक्त ये सबसे पहली गारंटी दी गई। अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन कंटेस्ट करी तो सबसे पहला वादा था कि हर महीने 300 यूनिट, और ये वादा उन्होंने अब पूरा कर दिया है। इसलिए अगर हम लगातार स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, पर हम कह सकते हैं कि कल इसकी लोगों में डाउट्स थे, लोग कंफ्यूज थे कि आखिर बिजली की मतलब के की डेलीगेशन कैसे की किया जाएगा। तो उसके अंदर फाइनली क्लियर हो चुका है कि हर महीने 300 यूनिट के हिसाब से आएगा, कि हर महीने 300 यूनिट कंसिडर किए जाएंगे, और 2 महीने, क्योंकि पंजाब में बिल 2 महीने पे आता है तो इसलिए 600 यूनिट इस हिसाब से बनता है। तो अब हर महीने के हिसाब से क्लियर करके उसके बाद बता दिया कि अगर आप 300 पर मंथ से ज्यादा यूज करते हैं या 600 टोटल ओवरऑल से ज्यादा यूज करते हैं, तब आपका बिजली का बिल आएगा। ये जनरल के लिए है, ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। तो ये हम दूसरी तरफ चलते हैं कि एक और चीज बात जो इस सर्कुलर में कही गई है कि जो लोग अब इसमें कैटेगराइज हैं या जिनको पहले रियायत दी जाती थी 200 यूनिट, एससी, बीसी, फ्रीडम फाइटर्स, उन सभी के लिए जो रियायतें हैं वो चलती रहेंगी, उनको थोड़ा और उल्टा बढ़ा दिया गया। सीधे तौर पर कहें कि इनके लिए 600 यूनिट, अब जहां पे पहले 200 था, इसको पर मंथ 300 और टोटल 600 यूनिट कर दिया है। इस 600 यूनिट के बाद अगर किसी तरीके से ये 600 यूनिट पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, ये है अगर एक 600 यूनिट पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो उसके बाद उनको जो 601 यूनिट का बिल है वो देना पड़ेगा। पर जनरल कैटेगरी के यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी कि अगर आप 600 यूनिट ज्यादा यूज करते हैं तब आपको पूरे 601 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। तो लोगों को इस बात को अवेयर रखने के लिए कहा गया।
पर साथ साथ एक और चीज भी सर्कुलर में मेंशन की गई है कि जो लोग जो सेंटर से 3 रुपए की बिजली सब्सिडी मिलती थी वो जारी रहेगी। उसके ऊपर कोई अगर हम कहें कि अभी पाबंदी नहीं लगेगी, तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि लोग इस महीने, क्योंकि 1 जुलाई से ये अगर हम कह सकते हैं कि बिजली के बिलों के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना था, तो अगले महीने से लोगों के बिल आने शुरू हो जाएंगे। पंजाब में 2 महीने का सत्र होता है। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम कहें कि अब ये वेट की जाएगी कि कब इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब फाइनल जो चीज रह गई है वो ये है कि जब बिल आएंगे तो लोगों के लिए उन बिल्स के लिए क्या रियायत रहेगी। पर एक छोटी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मंथली रेंटल्स आते थे, जो प्री अप्रूव्ड रेंटल आते थे, उस चीज की भी रियायत दी गई है जिनके बिल नहीं आएंगे। अगर आपने अपना 300 यूनिट पूरा इस्तेमाल नहीं किया और 2 महीने 600 यूनिट पूरा इस्तेमाल नहीं किया, तो आपका बिल जीरो आएगा। आपको जो मंथली फिक्स चार्जेस है वो भी नहीं देने होंगे। जी। हमें जिस तरीके से अभी तो ये बात हुई कि 300 यूनिट जो फ्री बिजली है उनके हकदार कौन है, अभी तो हमने ये बात की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें ये 300 यूनिट फ्री बिजली के हकदार नहीं होंगे। जैसे सरकारी स्कूल्स हो गए और अस्पताल हो गए, यहाँ पर शायद ये जो योजना है यहाँ के लिए लागू नहीं होती। तो ऐसे कौन से लोग होंगे जो इसके हकदार नहीं होंगे? हाँ, देखिए सीधे तौर पे ये चीज़ स्पेसिफाइड है, मैं ये चीज़ इस पे बार-बार जोर देना स्पेसिफाइड है कि सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स या फिर हम कहें जो आम जनता है, जो लोगों के घरों के लिए जो किसी भी तरीके से इस बिजली का कमर्शियल यूज़ नहीं कर रही है, तो सिर्फ वही लोग इसके जो है पर मंथ 300 यूनिट और 2 महीने के 600 यूनिट वो इसके हकदार होंगे। अगर किसी ने अपने घर में दुकान लगा रखी है या फिर हम कहें तो जो आम तौर पर देखने लगे तो दुकान बना लेते हैं, और जिन्होंने अपने एरियाज़ में दुकान बना के रखी है, उनको इस चीज़ की रियायत नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ बिल्कुल कह सकते हैं दुकानदारों के लिए कोई रियायत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स या फिर कहें कि आम जनता जो अपने घरों में जो इसका इस्तेमाल करती है, उनके लिए ये है। पर हाँ, एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई है, अगर कोई इस फ्री बिजली का इस्तेमाल आप किसी कमर्शियल यूज़ के लिए करते हुए पाया जाता है, तब उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, तब उसको बिजली का बिल देना पड़ेगा। ये भी चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई है सर्कुलर में, ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजली का इस्तेमाल जो फ्री में दी जा रही है, इसका कमर्शियल यूज़ करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उससे पूरा बिजली का बिल लिया जाएगा। ये भी चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई है। तो लोग जो आम जनता जो अपने घरों में नॉर्मल बिजली का इस्तेमाल कर रही है, अपने रहने-सहने के लिए कर रही है, उनको ये रियायत ऑफ कोर्स दी जाएगी। पर अगर कोई इसका मिसयूज़ करता हुआ नज़र आया, इसको अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करता हुआ नज़र आया, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उससे पूरा बिजली का बिल लिया जाएगा और साथ ही ऑफ कोर्स एडिशनल फाइन्स जो भी बनते हैं। अमित, इसी के साथ बिजली मंत्री का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए बिजली मंत्री ने इस चीज़ को बिल्कुल स्पेसिफाई किया है कि बार-बार सवाल खड़े किए जा रहे थे बिजली विभाग की तरफ से कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1 जुलाई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, पर नोटिफ़िकेशंस नहीं आए थे। अगर हम कहें सरकार इसका ऐलान काफ़ी पहले कर चुकी थी, पर नोटिफ़िकेशन और उसके बाद जब नोटिफ़िकेशन आ गई तो उसके बाद डिटेल सर्कुलर की माँग की जा रही थी, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं था कि किस चीज़ को कितना कंसेशन मिल रहा है, किस चीज़ अगर हम कहेंगे कि इनको जनरल के लिए क्या रहेगा, एससी के लिए क्या रहेगा, बाकी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर्स क्या इन सबको कंसेशंस हैं, इनको बिजली का बिल कब देना है, इनको अगर एक्स्ट्रा आता है अच्छी से तो क्या इन्हें बिजली का बिल भरना है। तो उन सभी चीज़ों को लेके सवाल लगातार खड़े थे। तो इस चीज़ को देख के अब स्पष्टीकरण दिया गया है और इसमें खुद अगर हम सही तौर पे कहें बिजली मंत्री का कहना है कि एक मेजर कदम है पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी के सबसे पहले प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इसके साथ अगर हम कहें कि शुरू हो जाएगी पूरी होनी। अगर हम बात करें कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन का सही तौर पे हम कह सकते हैं कि अगले 15 अगस्त से मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो जाएँगे या फिर हम कहें कि आम आदमी क्लिनिक। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी लगातार ही हम कहें अपने जो चुनावी वादे थे, उन्हें पहले ही इस दौर में शुरू कर रही है, पूरा कर रही है। पंजाब सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को जो भी उन्होंने वादे किए उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर सके, ताकि जो लोगों का विश्वास है वो उन पे बना रहे। हमें जिस तरीके से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा जो है पंजाब सरकार ने पूरा कर दिया है, तो इस पर लोगों के क्या-क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हाँ, लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, पर लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के 2 अगर हम कहें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। वो लोग कुछ लोगों का ये है कि जो 600 यूनिट दी गई है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। पर कुछ लोगों ने इस बात पे ज़रूर खिद जताया है कि जो 601 यूनिट होता है या फिर हम कहें कि जो 600 यूनिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसपे उनका कहना था कि थोड़ी-सी कीमत जानी चाहिए थी कि अगर 600 से थोड़ा-सा ज़्यादा अगर हम कहें कि 5 या 10 या 20 यूनिट होता है तो उसपे रिलैक्सेशन रखनी चाहिए थी। पर क्योंकि 600 पे अगर आप 1 रुपया का पूरा बिल देना उसको लेके थोड़े उनके खर्चा है। पर वही है दूसरा आप देख सकते हैं कि बाकी ऑल ओवर लोग इसका स्वीकार कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। तो 600 यूनिट पर हर 2 महीने पे क्योंकि मिला तो 600 यूनिट लोगों को दी गई है, उसका लोगों ने स्वागत ही किया है। लोगों ने कुछ लोग का यही मानना है कि हाँ, चलो 600 यूनिट हम ठीक
है, अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, बिजली को बर्बाद नहीं करते हैं, तो इससे हमारा बिजली का बिल 0 आ सकता है और इसके लिए हमें थोड़ी-सी मशक्कत करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम मशक्कत करेंगे भी। और अगर बिजली का बिल हमारा नहीं आता है, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है, ऑफ कोर्स सरकार का वादा पूरा हो ही रहा है। तो लोगों में मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, पर ऑल ओवर हम देखें, तो लोगों में इस कदम को लेकर के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र में पिछले दिनों सत्ता परिवर्तन हुआ। शिवसेना में बगावत के बाद नाटकीय ढंग से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। उद्धव के इस्तीफे के बाद बीजेपी में ने अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, हालांकि विपक्ष ने इसे लेकर सवाल भी उठाया। बीजेपी ने क्यों एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया? अब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का इसे लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को दिल पर पत्थर रखकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसे लेकर अब सियासत जो है शुरू हो चुकी है। पनवेल में पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पिछले 2.5 साल की तस्वीर देखने के बाद महाराष्ट्र में सरकार बदलने की जरूरत थी। सत्ता परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन के समय एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सही संदेश दे सके और अच्छे फैसलों को स्थिरता दे सके। ऐसे समय केंद्रीय नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस फैसले से हम सभी दुखी हैं। वसंतराव नाइक के बाद देवेंद्र फडणवीस लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहे। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि केंद्र ऐसा फैसला लेगा। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया कि केंद्र के फैसले को देवेंद्र फडणवीस ने दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार किया है। बीजेपी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक 23 जुलाई को पनवेल में आयोजित की गई। बैठक में इस साल होने वाले मुंबई महानगर पालिका सहित अन्य मनपा और जिला परिषद चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों की तैयारी में लगे जाने के निर्देश भी दिए गए। त्याच्यातून योग्य मेसेज जाईल, त्याच्यातून जे काही करतो त्याला स्थिरता येईल आणि त्यामुळे अक्षरशः मनावर दगड ठेवून आपण सगळ्यांनी आणि प्रामुख्याने माननीय देवेंद्रजींनी आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाने निर्णय केला की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे होते। दुःख झालं आपल्याला, परंतु त्या दुःख पचवून आपण सगळ्यांनी मिळून पुन्हा एकदा आनंदाने हा सगळा गाडा चालवण्यासाठी पुढे गेलो। देवेंद्रजींना स्वर्गीय वसंतराव नाईकांनंतर सलग 5 वर्ष मुख्यमंत्री राहणारे देवेंद्रजी हे सगळे छुटूरपुटूर आहेत ना। वर्ष 6 महिने केंद्राने बोलवले की घरी। वाह चंद्रकांत दादा वाह, क्या दर्द छलका है आपका। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चंद्रकांत दादा का दर्द ऐसा छलका है कि हम दिल पे पत्थर रखकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाए हैं और हम नहीं बन पाए। यही दर्द महाराष्ट्र में जो आज बाढ़ आई हुई है उसके लिए आपका नहीं छलका। शायद इस दर्द का ही पैमाना है कि अभी तक आपका मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। 2 ही लोग महाराष्ट्र को चला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जैसा श्री आदित्य ठाकरे जी ने कहा है कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी और मध्यवर्ती चुनाव होंगे, लगता है कि यह सब उसी की तरफ जाता हुआ चंद्रकांत दादा का जो बयान है ये शायद उसी तरफ।
जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, इस वक्त महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल का एक बयान जो है तेजी से गूंज रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल में पत्थर रखकर जो है एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया है। बिल्कुल निशा जी, केंद्र का यह फैसला जाहिर तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है उन्हें शायद यह नहीं भा रहा था, क्योंकि जिस तरह से अचानक केंद्र का यह फैसला आया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा, जबकि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इस बीच यह भी कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ सत्ता में रहकर उन्हें उनकी मदद करनी है, उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जाहिर तौर पर यह फैसला बड़ा है, लेकिन जिस तरह से चंद्रकांत दादा पार्टी ने यह खुलासा किया है कि यह फैसला स्वीकार करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को दिल पर पत्थर रखना पड़ा, यानी कि केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कहीं न कहीं भारतीय खेमा पूरी तरह से नाराज है। हालांकि विपक्ष के एक मौका मिला, विपक्ष ने भी कह दिया कि आखिरकार इतने दिनों तक यह दर्द क्यों छुपा के रखे, अब आखिर में दर्द छलका है तो यह दर्द उनके लिए भी छलकना चाहिए जो आज बाढ़ से प्रभावित है, जो आज तकलीफों में है। ऐसे में यही वजह है कि महाराष्ट्र में मंत्री बनने के करीब 2 से ढाई हफ्ते हो गए, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। इसका यह तात्पर्य है कि अभी भी भारतीय जनता खेमे में कहीं न कहीं वही दर्द जो है झलक रहा है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल द्वारा ये कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने दिल में पत्थर रखकर इस फैसले को स्वीकार किया है, तो कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है? बिल्कुल निशा जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने तो दिल पर पत्थर रखकर बिल्कुल स्वीकार किया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और आखिरी 24 घंटे के अंदर यह फैसला आता है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं रहेंगे, फिलहाल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये फैसले से कहीं बीजेपी खेमे में अचानक से जैसे अचेतित हो जाना वैसी स्थिति हो गई थी कि यह निर्णय किसने लिया और कैसे लिया। लेकिन चंद्रकांत दादा पार्टी ने पनवेल की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में यह खुलासा कर दिया कि केंद्र सरकार के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी नाराज है। खासकर देवेंद्र फडणवीस ने दिल पर पत्थर रखकर इस फैसले को स्वीकार किया। सत्यप्रकाश, जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और देवेंद्र फडणवीस को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन उस वक्त तो महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन अचानक से अभी इस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिल्कुल निशाती, बात तो यही है कि इतने दिनों तक यह दर्द छुपाया क्यों गया। विपक्ष ये कहता है कि दर्द इसलिए छुपाया गया क्योंकि केंद्र के सामने किसी को बोलना नहीं था। तो तमाम चीजें हैं जो अब धीरे धीरे सामने खुलकर आ रही है। हालांकि एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है कि करीब 2-2.5 हफ्ते हो गए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। शायद यही वजह है कि इस दर्द को अभी भी छुपाया जा रहा है कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह सरकार लंबा चलने वाली नहीं है, मध्यवर्ती चुनाव होगा, ये सीधे तौर पर जो इशारा एक चंद्रकांत दादा पाटिल का है, इससे साफ जाहिर होता है कि शायद सरकार स्थिर नहीं है बल्कि सरकार अस्थिर है। इसी के साथ इस पूरे मामले में जिस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं बोला गया है, देवेंद्र फडणवीस को लेकर बोला गया है, तो इस पर देवेंद्र फडणवीस का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, ये कल शाम जब चंद्रकांत दादा पाटिल पनवेल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते इस दौरान ये बातें सामने आई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस उस वक्त खुद मौजूद थे जहां पर चंद्रकांत दादा पाटिल ने इस तरह के बयान दिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नेता जब बोलता है तो छोटे नेता को शायद मौका नहीं मिल पाता उस वक्त बोलने के लिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर संभव है तो आज देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया से पहले तमाम जो छोटे नेता है उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और उनका कहना है कि ये बात सत्य है कि देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल जो है ये पद स्वीकारना पड़ा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस भी किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं वो खुद को आइसोलेट करे और ताकि अपने साथ लोगों के जीवन को भी बचाया जा सके। इसके साथ ही डीसी और सीएमओ को संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा ने जानकारी देते हुए कहा कि डब्ल्यूएचओ ने भी इस बीमारी से सतर्क रहने की सलाह दी है। सुभाशीष पांडा ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने सतर्क किया है कि अगर अभी कोरोना को गंभीरता से ना लिया गया तो आने वाले समय में ये हृदय और न्यूरोलॉजी की समस्या पैदा कर सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी डीसी और सीएमओ को संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। सभी डीसी और सीएमओ को टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो है वो कोविड के केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और इसमें बेसिकली हमने फील्ड में 2 डायरेक्शंस प्राइमरीली दे रखी हैं। उसमें एक तो हमने ये कहा है कि जो है टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जाए। उसमें ख़ास तौर पे ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे ज़्यादा लोगों की मूवमेंट होती है, जैसे हमारे जहाँ पे हमारे बाज़ार वगैरह हैं, वो होटल व्यापारी हैं। उसके अलावा जैसे सेब का सीज़न चल रहा है तो हमारे जो सब्ज़ी मंडी वगैरह है तो वहाँ पे हमने एक तो रैंडम सैम्पलिंग करने के डायरेक्शंस दिए हैं फील्ड में अधिकारियों को। आज हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की भी बैठक करी है और सारे पूरे ज़िले में जो है आपने अपनी जगहों पे ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की भी बैठकें हो रही हैं। तो उसमें 2 डायरेक्शंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो ये कि सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश हमने दिए हैं और दूसरा ये हमने जो प्रिकॉशनरी डोज जो अब लगाई जा रही है, जो 75 डेज तक ये जो कैंपेन चलेगा, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि लोगों को उसके लिए मोटिवेट किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को जो है इस दौरान जो है प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाए। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे को जो वैक्सीनेशन लगती है तो उससे कोविड के अगेंस्ट बचाव होता है। अगर कोविड हो भी जाता है तो फिर उसकी सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है उससे। तो इन 2 लाइंस पे हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे केसेसों में कमी आएगी। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उस तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो टीना जी, जिस तरीके से कोरोना का कहर जो है एक बार फिर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगातार कोरोना का ग्राफ जो है घटने की बजाय अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी कड़ी में रोजाना कितने केस हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी दर यहाँ पर अभी बनी हुई है, एक बार पूरी अपडेट। देखिए, जो हिमाचल सरकार है काफ़ी गंभीर इस वक्त कोरोना को लेकर हो चुकी है, क्योंकि संक्रमण दर जो है हिमाचल की कोविड की 15% तक पहुंच चुकी है। और अगर जिलों की बात करें, जिलों में तो इससे भी ज़्यादा है। अगर मंडी जिले की बात करें, 25% तक ये कोविड संक्रमण दर पहुंच चुकी है। परसों वहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई है, पिछले कल भी वहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है। अगर हम रोजाना की बात करें तो शनिवार के दिन 751 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए थे, जबकि पिछले कल 670 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अब जो एक्टिव केसेस है हिमाचल में 3885 पर पहुंच गए हैं। तो इसको लेके जो है जो जिला प्रशासन है, अलग अलग जो जिलों के प्रशासन है और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है, वो अब तुरंत इस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं या आप में लक्षण है तो खुद को आइसोलेट करें, और ताकि ये दूसरों के जीवन को भी बचाया जा सके। अगर आप देखेंगे तो जो मौत हो रही है हिमाचल में कोविड से, वो काफी जो बुजुर्ग लोग हैं या काफी उम्र में ज्यादा है, ऐसे लोगों की मौत, ऐसे लोगों को जो कोविड संक्रमण है वो ज्यादा जल्दी जकड़ रहा है और उनकी जो मौत है वो भी हो रही है। जी निशा। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए, तो जब वैक्सीनेशन की बात आई थी तो हिमाचल नंबर 1 पर था वैक्सीनेशन को लेकर। यहाँ पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पर लग चुका था, लेकिन इतने ज्यादा स्तर पर वैक्सीनेशन होने के बाद भी यहाँ पर जो है केस पे इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, उसके पीछे यही कारण है कि जब 2 अप्रैल को यहाँ पे कोविड से की जो
जो कोविड के नियम हैं उनमें जो ढील दी गई थी और कहा गया था कि अब ये इतना ज़्यादा नहीं फैल रहा है और काफ़ी राहत की बात हिमाचल के लिए है, तो लोगों ने जो है काफ़ी इसको हल्के में लिया। अभी तक अगर आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम और खांसी होने पे भी लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, डर के मारे हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही बरती जा रही थी। काफ़ी बड़ी संख्या में टेस्ट नहीं किए जा रहे थे, बहुत कम संख्या में टेस्ट किए जा रहे थे। जैसे जैसे टेस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में बढ़ेगी, वैसे वैसे उम्मीद की जा रही है क्योंकि कोरोना जो है वो और अधिक बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो सुभाशीष पांडा है प्रधान सचिव स्वास्थ्य के, उन्होंने बोला है कि जो इस वक्त कोरोना का जो वेरिएंट है हिमाचल में काफी संक्रामक है और आने वाले दिनों में ये दर भी बढ़ सकती है और कोविड के केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो खुद एहतियात बरतें, सतर्क रहे और अगर उनको खांसी जुकाम इस तरह के लक्षण लगते हैं, उनको लगता है कि कोविड के लक्षण है, तुरंत उसका इलाज करवाएं, तुरंत आइसोलेट हो। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर लोग इसको हल्के में लेते हैं तो इससे हृदय और न्यूरोलॉजी से संबंधित समस्याएं भी पैदा हो सकती है। जी निशा। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए कोरोना के आंकड़ों में लगातार प्रदेश में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो इस बीच क्या लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है? क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें कि जैसे पहले जितने ऑफिसेज थे, हॉस्पिटल्स थे, जितने कार्यालय थे, वहाँ पे साफ तौर पर ये कहा जाता था कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सैनिटाइजर हर एक के प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे, लेकिन अब ऐसा है कि जो सैनिटाइजर मशीन्स लगी हुई थी वो खराब हो चुकी हैं। लोगों में मास्क को लेकर कोई जागरूकता नहीं। इक्का दुक्का लोग अगर आपको नजर आएंगे कि मास्क पहने हुए हैं। और अगर शिमला की अगर हम बात करें, धर्मशाला की बात करें, मनाली की बात करें, कुल्लू की बात करें, ये वैसे भी पर्यटन स्थल है और बड़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो है संक्रमण की जो दर है वो और अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। क्योंकि चाहे वो स्थानीय लोग हैं चाहे पर्यटक है, कोई भी इस वक्त कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। लोगों को लग रहा है कि चलो ये जो मौतें हो रही हैं, काफी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हो रही है, उनको कुछ नहीं होगा, और अगर होता भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे में आइसोलेशन की दर भी बहुत कम है, आइसोलेट भी बहुत कम लोग हो रहे हैं। तो ऐसे में जो वो खुद कोरोना संक्रमण की चपेट में है, उससे जो है संक्रमण जो है दूसरे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी पकड़ रहा है। और ऐसे में जो संक्रमण दर हिमाचल की लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में अब अगर सरकार जब तक सख्ती नहीं करेगी तब तक नहीं लगता है कि लोग अपने आप इसके ऊपर गंभीर होंगे और खुद एहतियात इस तरह की बरतेंगे। टीना जी, जिस तरीके से कोरोना लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इस कड़ी में जो लोग कोरोना पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं, तो इनमें क्या क्या लक्षण, जो मुख्य रूप से क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, अभी तो वही एक जो सर्दी खांसी जुकाम है, कईयों को ये लग रहा है कि आइज में दिक्कत हो रही है या इस जो शरीर है वो जकड़न महसूस कर रहा है, इस तरह के। हालांकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होता है, गंभीर लक्षण वाला। अगर हम अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन की बात करें तो 11 लोग इस टाइम अलग अलग हॉस्पिटल्स में उपचाराधीन है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेहद जो गंभीर मामले उन्हीं को लिया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग जो है हिमाचल का, उसने कोई आइसोलेशन सेंटर जिस तरह से कोरोना काल में खोले गए थे, उनको अभी तक किसी भी ऐसे किसी सेंटर को एक्टिवेट नहीं किया है। तो लोग जो है घरों में, क्योंकि आइसोलेट हो पाना बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास बड़ी खुली अकोमोडेशन होती है कि अगर आपके पास एक कमरा अलग से है तो आप आइसोलेट हो जाए। तो ऐसे में सरकार को भी जल्दी जल्द जो आइसोलेशन सेंटर्स थे उनको खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में जो सरकार है वो जल्दी इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि जो सरकार है उन्होंने डीसी और सीएमओ को निर्देश दे दिए हैं कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाए और जो सैंपलिंग है वो बढ़ाकर है। अगर कोरोना की दर ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसे में देखें अपने जिलों में अगर जरूरत है वहां पे तो जो आइसोलेशन सेंटर्स है उनको दोबारा से बहाल भी किया जाए। जी। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए टीना जी, तो कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन जो है हिमाचल में हो चुका है अभी तक? देखिए, अगर हिमाचल की बात करें तो 100% यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं काफ़ी हद तक उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। और जो अब जो एहतियातन डोज होती है, जो प्रिकॉशन डोज है एक, उसके लिए जो हिमाचल सरकार है उसने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है जो 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। और उसमें जो 18 साल से ऊपर के बच्चों के ऊपर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, जो 18 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं, कि उनको वो डोज जरूर दी जाए। क्योंकि कोरोना की जो फर्स्ट एंड सेकेंड डोज थी और उसके बाद जो दूसरी डोजेस होती हैं
वो सारी हिमाचल में 100% वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हिमाचल पहला राज्य था जिसने ये सबसे पहले लक्ष्य हासिल किया था और इसके लिए उसको पीएमओ से शाबाशी भी मिली थी। हालांकि अब जो प्रिकॉशन की जो डोज है उसके लिए जो है हिमाचल सरकार ने स्पेशल ड्राइव चलाई है, 75 दिन तक ये चलेगी। 15 जुलाई से ये शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर को ये खत्म होगी। तो ऐसे में जो सरकार कोई भी जो कदम है वो जो कोरोना को रोक सकता है वो उठाने के लिए तत्पर है और तैयार है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी कहा गया है कि जो हॉस्पिटल्स है उनको तैयारी पे रखें। अगर ये संक्रमण दर बढ़ती है तो हॉस्पिटल्स की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो आइसोलेशन जो सेंटर्स है वो अलग से बनाने की अभी से तैयारी वो कर ले। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिलों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों और नगर निकाय को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। अंदरूनी ओडिशा के ऊपर चक्रीय चक्रवात का घेरा और ज्यादा प्रबल हुआ है। इसके कारण प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और नगर निकायों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए संभावित प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के उपायों को भी की जो व्यवस्था है उन्हें भी सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता रखी जाए। लोगों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने की सभी तैयारियां भी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने निचले और संभावित प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन दल को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी नालों के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। इसकी जानकारी नियमित रूप से कंट्रोल रूम में दी जाए। जहां भी जल भराव और बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है वहां पूर्व से ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नजदीक के भवनों में अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन बल सहित प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल, होमगार्ड, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत विभाग, लोक निर्माण, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय आदि के अधिकारियों को भी सचेत रहने और सतर्क रहने को कहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, चक्रवाती बारिश को लेकर जो है सीएम भूपेश बघेल ने तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो क्या क्या दिशा निर्देश सीएम बघेल द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं? 13 जिले जो है जिनके प्रभावित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लगातार प्रदेश में पिछले हफ्ते से बारिश तो हो ही रही, लेकिन इस हफ्ते भी मौसम विभाग ने प्रदेश को अलर्ट किया है। कुछ जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो ऊपर उड़ीसा से जो आने वाला चक्रवाती तूफान है उसके चलते जो सरगुजा संभाग है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ जिसको कह ले, उसके प्रभावित होने की बहुत आशंकाएं हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके पहले निशा जब हमने देखा था तो जो बारिश था, जो बाढ़ की स्थिति बनी थी वो छत्तीसगढ़ की बारिश की वजह से नहीं बनी थी। जब हमने बस्तर संभाग की बात की थी तो वो स्थिति दूसरे राज्यों से आने वाली नदियों के बहाव की वजह से यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी थी। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि प्रदेश के लगभग 14 जिले हैं जो भारी बारिश के प्रभाव में आ सकते हैं और अभी तक पिछले वर्ष की तुलना में जितनी बारिश हुई थी आज की तारीख तक के, उसमें से 3% जो है वो ज्यादा बारिश हो चुकी है। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से अगर बाढ़ आने की स्थिति बनती है तो इसे लेकर आपदा प्रबंधन द्वारा क्या क्या तैयारियां जो है कर ली गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के कल दिए निर्देश के बाद और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मौसम विभाग ने कुछ जिलों को लेकर येलो और रेड अलर्ट भी दिया है। तो कुछ जो तैयारियां हैं वो कल सीएम साहब के निर्देश के बाद जो आपदा प्रबंधन की टीम है उनने पूरी कर ली है। किस ढंग से स्वास्थ्य सुविधाएं और फूड फैसिलिटीज जो है वो दी जाएंगी उसकी पूरी जानकारी ले ली गई है और कलेक्टरों को निर्देश दे दिया गया है कि सभी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही है जिलों में, वहां पर विशेष तौर पे तैयारियों का जायजा लेते रहें और उसकी
मॉनिटरिंग जो है वो चलती रहे। निशा। स्वाति जी, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और चक्रवाती बारिश के भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इसे लेकर जो शासन प्रशासन है उसके द्वारा लोगों से क्या क्या अपील की गई हैं? देखिए, लोगों से अपील की जा रही है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो डुबान में आते हैं वहां से वो ऊपर वाली किसी क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो वो थोड़ा सा पहाड़ी बेल्ट भी आ जाता है। तो जसपुर की बात करें तो वो पूरा ही पहाड़ी क्षेत्र है। तो सरगुजा संभाग में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है। तो कई जगह पे ऐसा है जो डुबान आने वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि घने जंगल भी हैं। तो वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पे जैसे भी उनको जानकारी मिले, पानी बहुत ज्यादा भर रहा है तो भराव वाले क्षेत्र से निकलकर सूखे क्षेत्र में आने की कोशिश के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे मौसम में जीव जंतुओं का भी बहुत खतरा रहता है, तो उनसे बचाव के लिए भी टीम मुस्तैद कर दी गई है और लोगों को इसकी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जा रही है। स्वाति जी, जिस तरीके से देखा जाए तो बारिश होती है तो जलभराव होना एक आम समस्या है, तो जलभराव से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, जो हाई अलर्ट में चल रहा है सरगुजा संभाग वो तो मैदानी क्षेत्र है नहीं निशा, वो पहाड़ी क्षेत्र है। और जलभराव वहाँ पर क्योंकि जंगल इलाका है तो आम जन को उसमें उतनी समस्या नहीं होगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। लेकिन अगर वहीं हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में लगभग 3 दिन से भयंकर बारिश हो रही थी और कुछ जो क्षेत्र है यहाँ के वो जलभराव में आ गए थे। तो नगर निगम रायपुर से जब इस पर चर्चा की गई थी तो उसमें कहा गया था कि ये जो अचानक जो बारिश हुई है और जिससे नाले जाम हो गए हैं उसकी वजह से, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पानी निकासी के लिए विशेष व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है मौसम को देखते हुए। और अगर संभागीय स्तर पर सरगुजा की वापस अगर हम बात करें, क्योंकि वो चक्रवर्ती जो तूफान है, जो बारिश है वो वहाँ होने की ज्यादा संभावनाएं है, तो वहाँ को लेकर तो टीम हाई अलर्ट पे है। दिशा। स्वाति जी, जिन जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनने की उम्मीद जताई जा रही है वहां पर राहत बचाव कार्य को लेकर क्या क्या काम किए गए हैं? देखिए, राहत बचाव कार्य को लेकर सभी जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि किस ढंग से आम जनजीवन को कम से कम नुकसान हो वहां से उनको निकाल लिया जाए अगर कहीं पे पानी भराव की स्थिति होती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ जो पूरा जो अमला है, प्रशासनिक मुस्तैदी है वहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। निशा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून की कैनाल राजपुर रोड में अवैध प्लांटिंग एवं भूमि कटान के मामले में जिलाधिकारी सोनिका ने 4 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह, भूगर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार व MDDA के 2 सुपरवाइजर प्यारेलाल और महावीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा खनिज मोहिरर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कुंदन सलाह और अनुज्ञा धारक के विरोध में भी थाना डालनवाल में FIR जो है दर्ज कराई गई है। और इसी के साथ शनिवार को जिलाधिकारी ने संबंधित स्थल का निरीक्षण करते हुए मौके पर अधिकारियों को तलब किया। निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त करते हुए दोषी व लापरवाह अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के मुताबिक मनजीत जौहर व अनिल कुमार गुप्ता आदि द्वारा बड़े बड़े पहाड़ी टीले काटकर 4000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर की जा रही अवैध प्लांटिंग पर JCB चलाकर प्लांटिंग ध्वस्त कर दी गई है। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध प्लांटिंग एवं अवैध खनन को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपने अपने क्षेत्रों में अवैध प्लांटिंग और अवैध खनन पर गंभीरता से निगरानी रखेंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन SK बनरवाल, जिला खनन अधिकारी विजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। तो आपको बता दें कि देहरादून की कैनाल राजपुर रोड में अवैध प्लाटिंग एवं भूमि कटान के मामले में जिलाधिकारी सोनिका ने 4 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इस मामले में जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह, भूगर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार व MDDA के 2 सुपरवाइजर प्यारेलाल एवं महावीर सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा खनिज मोहिर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कुंदन सैलाल ने अनुज्ञा धारक के विरुद्ध थाना डालनवाल में FIR दर्ज करवाई है। शनिवार को जिलाधिकारी ने संबंधित स्थल का निरीक्षण करते हुए मौके पर अधिकारियों को तलब किया। निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त करते हुए
दोषी व लापरवाह अधिकारियों को निलंबन करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मंजीत जौहर और अनिल कुमार गुप्ता आदि द्वारा बड़े बड़े पहाड़ी टीले काटकर 14,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जेसीबी चलाकर प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई है और जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। आपको बता दें कि जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग एवं अवैध खनन को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपने अपने क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध खनन पर गंभीरता से निगरानी रखेंगे और इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन SK बनरवाल, जिला खनन अधिकारी विजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में अवैध प्लाटिंग का जो है पूरा मामला सामने आया है, जहां पर देहरादून की कैनाल राजपुर रोड में अवैध प्लाटिंग एवं भूमि कटान के मामले में जिलाधिकारी सोनिका ने 4 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। और इस मामले में आपको बता दें कि जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह, भूगर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार और MDDA के 2 सुपरवाइजर प्यारे लाल एवं महावीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि खनिज मोहिरर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कुंदन सलाल ने अनुज्ञा धारक के विरुद्ध थाना डालनवाल में FIR दर्ज करवाई। शनिवार को जिलाधिकारी ने संबंधित स्थल का निरीक्षण करते हुए मौके पर अधिकारियों को तलब किया और निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त करते हुए दोषी व लापरवाह अधिकारियों को निलंबन करने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के मुताबिक मंजीत जौहर और अनिल कुमार गुप्ता आदि द्वारा बड़े बड़े पहाड़ी टीले काटकर 14,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जेसीबी चलाकर प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई है और जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में किसी प्रकार की अवैध प्लाटिंग और अवैध खनन को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपने अपने क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग और अवैध खनन पर गंभीरता से निगरानी रखें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन SK बनरवाल, जिला खनन अधिकारी विजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि देहरादून के कैनाल राजपुर रोड में अवैध प्लाटिंग एवं भूमि कटान के मामले में जिलाधिकारी सोनिका ने 4 अधिकारी कर्मचारियों को आपको बता दें कि निलंबित कर दिया। अवैध प्लाटिंग के चलते इन्हें निलंबित किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।